पिछले वीडियो में हमने ईथर्स के बनाने की विधियों के बारे में विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया पढ़ी थी। उसी के अंतर्गत हम यहाँ पर कुछ ईथर्स बनाएंगे। जैसे पहले एथाक्सी एथेन को किस तरह से बनाएंगे, तो ये रिएक्शन है। इसमें हम एथिल आयोडाइड और सोडियम एथॉक्साइड का मिश्रण लेंगे, जिसमें दोनों मॉलिक्यूल के बीच में NaI- बाहर निकल जाएगा और एथाक्सी एथेन बन जाएगा। नोट, ये अभिक्रिया नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो कि दो प्रकार की होती है, जिसमें से ये जो अभिक्रिया है वह SN2 क्रियाविधि प्रकार से हैं। तो SN2 में इसमें असाकित हैलाइडों के साथ ईथर बनते हैं, जबकि SN1 में साकित श्रृंखला वाले हैलाइड SN अभिक्रिया देते हैं। अर्थात ये विलोपन अभिक्रियाएँ ज़्यादा होती है। जो SN1 प्रकार की अभिक्रियाएँ हैं वह विलोपन अभिक्रियाएँ होती है। तो यहाँ पर हम SN2 अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैथिलीकरण या एल्कोहल पर डायएजोमेथेन की अभिक्रिया से, जैसे इसमें मैथिल ईथर बनते हैं। एक एल्कोहल लिया ROH और डायएजोमेथेन CH2N2, इसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति में -N2 बाहर निकल जाएगा और मैथिल ईथर बन जाएगा, ROCH3 बन जाएगा। जैसे अगर एथिल एल्कोहल लेते हैं, डायजोमेथेन से रिएक्शन करेंगे, -N2 बाहर निकल जाएगी, मेथॉक्सी एथेन नामक का ईथर बन जाएगा। इस तरह चौथी विधि है फ्रॉम एल्काइल हैलाइडों से। यदि एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क सिलर ऑक्साइड Ag2O की उपस्थिति में अगर दोनों को गर्म करते हैं तो सरल ईथर बनते हैं, ROR या सरल ईथर बनते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमने एल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल लिए RX Ag2O और R-X, तो दोनों को लेने पर 2Agx बाहर निकल जाएगा और मिश्रित ईथर बन जाएंगे। यानी कि R और R सेम लेने पर सरल ईथर बनेंगे और R और R- भिन्न लेने पर R और R- मिश्रित ईथर बन जाएंगे। जैसे ये दो एथिल ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल को लिया तो एथिल ईथर बन जाएगा, जो कि एक सरल ईथर है। जबकि मेथिल ब्रोमाइड और एथिल ब्रोमाइड दो भिन्न R समूह लिए तो 2AgBr बाहर निकल जाएगा, तो ये एथिल मेथिल ईथर बन जाएगा, जो कि एक मिश्रित ईथर है। इसी तरह से नेक्स्ट विधि है इसकी बाय द एक्शन ऑफ लोअर हैलोजेनेटेड ईथर विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। निम्नतर हैलोजनीकृत ईथर की गिरनार अभिकर्म के साथ अभिक्रिया द्वारा उच्चतर ईथर बनाना। निम्नतर हैलोजनीकृत ईथर जैसे CH3O CH2Br, इसकी RMgX यानी कि CH3MgBr से रिएक्शन कराई, जो कि Gr अभिकर्मक है। इसकी रिएक्शन करवाई तो -MgBr2 बाहर निकल जाएगा और CH3O CH2 CH3 ये उच्चतर ईथर बन जाएगा, हायर ईथर बन जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल, CH3O CH2Br की अगर एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें प्रोपिल मेथिल ईथर बन जाएगा, CH3O CH2 CH2 CH3 बन जाएगा। इस तरह से एक प्रकार का ये उच्चतर ईथर है। नेक्स्ट विधि है इसकी एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन अभिक्रिया। मर्क्यूरेशन का मतलब मरकरी का एटम जुड़ना और डीमर्क्यूरेशन का मतलब है मरकरी का मॉलिक्यूल हट जाना, Hg का मॉलिक्यूल हट जाना। तो ये रिएक्शन का इस तरह से है। एक एल्कीन लेंगे, एल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे, ट्राईफ्लोरोएसीटेट की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन होगी, ट्राईफ्लोरोएसीटेट मरकरी की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन होगी, मर्क्यूरिक लवण जो है।
तो इसका पहले मर्क्यूरीकरण होगा जो कि सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में होगा और अपचयन होने पर ईथर बन जाएंगे। रिएक्शन का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एथिन CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिन, ये एथिन ली, इसकी एथिल एल्कोहल के साथ और ट्राइफ्लोरोएसीटेट मर्क्यूरिक लवण से रिएक्शन होगी तो -CH3C डबल OH बाहर निकल जाएगा और ये जो मध्यवर्ती प्रोडक्ट बनेगा CH2OC2H5 CH2HgO COCF3 जिसमें कि मर्क्यूरीकरण हो गया। अब इस प्रोडक्ट का विमर्क्यूरीकरण होगा। विमर्क्यूरीकरण का मतलब है -Hg बाहर निकल जाएगा और साथ में इसका अपचयन करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड से तो -CF3C डबल OH और -Hg विमर्क्यूरीकरण हो गया है और CH3CH2O C2H5 डाई एथिल ईथर बन जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थी इसकी। अब दूसरी रिएक्शन पढ़ेंगे हम एल्कोहलों के एल्कीकरण से। अब नेक्स्ट जो विधि है जिसमें कि हम एल्कोहलों के एल्किलीकरण करेंगे। एल्किलीकरण मीन्स R समूह लग जाना एल्किलीकरण कहलाता है। तृतीयक ब्यूटिल ईथर का संश्लेषण, ये एक प्रकार से इसमें तृतीयक ब्यूटिल ईथर का संश्लेषण होगा जो कि इनकी औद्योगिक विधि भी है। सबसे पहले प्राइमरी एल्कोहल लेंगे, आइसोब्यूटिलीन से इनकी अभिक्रिया होगी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो तृतीयक ब्यूटिल ईथर बनते हैं। ये इसका थीम है। जैसे एल्कोहल लिया प्राइमरी RCH2OH, इसमें हमने आइसोब्यूटिलीन ली, ये एल्कीन है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो जो प्रोडक्ट है यहाँ पर R बराबर CH लिया हमने तो ये RCH2O CH3CH3 तृतीयक ब्यूटिल ईथर प्राप्त हो जाता है। ये थे ईथर के बनाने की प्रमुख विधियाँ। अब इनकी पढ़ेंगे भौतिक गुण। ईथर्स के भौतिक गुण क्या होते हैं। नंबर 1, निम्नतर सदस्य गैसीय अथवा अत्यंत वाष्पशील द्रव होते हैं। ईथर के जो लोअर मेंबर होते हैं वह गैसीय होते हैं और अत्यंत वाष्पशील होते हैं। दूसरा, इनकी वाष्प बहुत अधिक ज्वलनशील होती है, इनकी हवा में भी इसको खुला छोड़ देते हैं ये जल जाती है। थर्ड, समान कार्बन युक्त एल्कोहलों की अपेक्षा ईथरों के क्वथनांक कम होते हैं। एक प्रकार का ये प्रश्न है कि समान अणुभार वाले एल्कोहलों की अपेक्षा समान अणुभार वाले ईथरों के क्वथनांक कम क्यों होते हैं। इसका कारण यह है क्योंकि एल्कोहलों में आणविक संगुणन पाया जाता है, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन पाया जाता है जिसके कारण हाइड्रोजन बंध बन जाता है और उनका क्वथनांक अधिक होता है। किंतु ईथर्स में इस तरह का मॉलिक्यूलर एसोसिएशन नहीं पाया जाता है, इसी कारण से ये जल में अविलय होते हैं और इनका अपेक्षाकृत अणुभार भी क्वथनांक भी कम होता है। नेक्स्ट, इनका घनत्व डेंसिटी जल की अपेक्षा कम होता है, अतः इसलिए ये जल में अविलय होते हैं क्योंकि इनका जो डेंसिटी होता है वो जल से कम होता है, इसलिए अविलय होते हैं। अवरक्त स्पेक्ट्रम, ईथर के अवरक्त स्पेक्ट्रम IR स्पेक्ट्रम में CO तनन कंपन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण 1275 से 1025 cm के बीच में एक तीव्र अवशोषण बैंड प्राप्त होता है, जबकि एल्काइल ईथर में 1150 से 1050 cm के बीच में और एराइल ईथर में व वाइनिल ईथर में 1275 से 1200 cm पर CO तनन कंपन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का तीव्र अवशोषण बैंड प्राप्त होता है। इसी तरह से अब इनकी पढ़ेंगे, ये तो इनके भौतिक गुण थे। ईथर की रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, इनकी जो रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए ये स्ट्रक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। RCH2O CH2R, इस संरचना से स्पष्ट है कि ईथर 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। पहला, हेलिकल R समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इस ईथर में जो R समूह है उसके कारण प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। दूसरा, जो ईथरीय ऑक्सीजन परमाणु है
उस पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण अभिक्रियाएं, जो E3 ऑक्सीजन है उस पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये इन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण प्रदर्शित होने वाली अभिक्रियाएं दूसरी है। तीसरी CO बंध विदलन अभिक्रियाएं, CO बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन। और चौथी में आती है अन्य प्रकार की अभिक्रियाएं, अदर रिएक्शन ऑफ ईथर्स। तो हम यहाँ पर एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले एल्काइल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप। इनमें विभिन्न कैटेगरी है। सबसे नंबर 1 कैटेगरी है हैलोजनीकरण। हैलोजन की क्रिया से हैलोजनीकरण होती है। और इसमें भी है पहले सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ हैलोजनीकृत व्युत्पन्न बनते हैं। जैसे एक ईथर है, इसकी X2 से रिएक्शन होगी तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन परमाणु लग जाएगा और इस तरह से ये एक प्रकार के हैलोजनीकृत ईथर बन जाएगा। जैसे Cl2 C CCl3O CCl2 यानी कि C2Cl5 सारे हाइड्रोजन हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे यदि सूर्य का प्रकाश में संपूर्ण हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। इस अभिक्रिया में ध्यान देने बात है। दूसरा, यह अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। इसकी जो मैकेनिज्म होता है वो फ्रीडम मैकेनिज्म रिएक्शन है। ये थी प्रकाश की उपस्थिति में। किंतु अब दूसरी है प्रकाश की अनुपस्थिति में यानी कि अंधेरे में। तो यहाँ पर यह ध्यान देने बात है कि इसमें केवल एल्फा हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होता है। सारे हाइड्रोजन परमाणु इसमें प्रतिस्थापित नहीं होते हैं। जैसा कि ऊपर प्रकाश की उपस्थिति में जो रिएक्शन में सारे हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हुए थे, किंतु यहाँ पर केवल एल्फा हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होता है। एल्फा हाइड्रोजन परमाणु वो होते हैं जैसे सूत्र में दिया गया है ऑक्सीजन के नज़दीक, ये इस सूत्र में एल्फा 1 और एल्फा डैश इन्हीं का प्रतिस्थापन होगा। क्लोरीन से रिएक्शन की HCl निकला और ये एल्फा डैश डाइक्लोरो डाईथल बन जाता है। तो ये अंधेरे में ये रिएक्शन है। और दूसरी प्रकार की रिएक्शन ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द इथ्रियल ऑक्सीजन। इथ्रीय ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण। इथ्रीय ऑक्सीजन पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। इनके कारण सबसे पहले नंबर 1 स्वतः ऑक्सीकरण, इसको कहते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन, यानी कि इसमें पराऑक्साइड का बनना इसमें है, ऑटो ऑक्सीडेशन कहलाता है, फॉर्मेशन ऑफ पराऑक्साइड। केवल एल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले ईथर इस तरह की रिएक्शन देंगे। तो इसके लिए लिखेंगे रोशनी तथा वायु में खुला छोड़ने पर ये धीरे धीरे स्वतः ऑक्सीकृत होकर अस्थायी पराऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण, यदि डाई एथिल ईथर को वायु के संपर्क में लंबे समय तक यानी कि सप्ताह या 1 महीना, इसकी इस रिएक्शन को 1 सप्ताह से लगा, अगर 1 महीना लग जाएगा, छोड़ दें तो इसका स्वतः ऑक्सीजन होकर इसमें से 1-एथॉक्सी एथिल हाइड्रोपरऑक्साइड की अशुद्धि उत्पन्न हो जाती है। तो ये पहले रिएक्शन देखेंगे। ईथर है और इसकी ऑटो ऑक्सीडेशन होगा तो 1-एथॉक्सी एथिल हाइड्रोपरऑक्साइड बन जाता है। ये जो कि काफ़ी विस्फोटक पदार्थ है। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक एक चीज़ लिखेंगे। ईथर के प्रयोग करने में सावधानी रखना चाहिए क्योंकि इसमें पराऑक्साइड उपस्थित होने पर विस्फोट होने की संभावना रहती है, क्योंकि ये जो 1-एथॉक्सी एथिल हाइड्रोपरऑक्साइड है ये विस्फोटक पदार्थ है। अतः ईथर का प्रयोग करने से पहले हमें बिल्कुल सावधानी बरतना चाहिए। दूसरा, ईथर को प्रयोग लेने से पूर्व इसमें फेरस अमोनियम सल्फेट या पोटेशियम थायोसाइनेट का विलयन मिलाते हैं। इन दोनों को मिलाने पर यदि लाल रंग आता है
तो पराऑक्साइड की उपस्थिति को दर्शाता है। यदि लाल रंग आ जाता है तो इसका मतलब इसमें पराऑक्साइड उपस्थित है, इसलिए हमें ईथर को सावधानीपूर्वक प्रयोग में लेंगे। जैसे रिएक्शन है पराऑक्साइड Fe फेरस आयन, फेरी के कारण लाल रंग, फिर KCnS मिलाया तो FeCnS3 गहरा लाल रंग आ जाएगा। यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड मिलाने पर पराऑक्साइड के बनने को रोका जा सकता है। यदि हम ईथर में क्यूप्रस ऑक्साइड मिला देंगे तो ये पराऑक्साइड बनने के लिए इसको ये रोक देता है। दूसरा, सांद्र H2SO4 के साथ भी आसवन करने पर ईथर में पराऑक्साइड की उपस्थिति को दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से ये चीज़ थी जिससे हम इस स्फोटक पदार्थ को पता कर सकते हैं। और दूसरा है इसकी जो मेथड है वो है क्षारीय गुण या ऑक्सोनियम लवणों का बनना। ईथर और सांद्र अकार्बनिक अम्लों को घोलकर उनके साथ ऑक्सोनियम लवण बना लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ऑक्सोनियम लवण जो बनता है उसका नाम है डाईएलिकल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। ये ईथर है R2O, H2SO4 से रिएक्शन हुई तो R2OH प्लस HSO4 डाईएलिकल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट लवण बन गया। इस तरह से ये डाईएथिल ईथर के साथ भी इसी तरह की H2SO4 की रिएक्शन होगी तो ये लवण बन जाएगा जो कि ऑक्सीनियम साल्ट है। इनके लिए ये लवण ब्रांस्टेड लोरिक क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। ये जो बनने वाले ऑक्सीनियम साल्ट होते हैं ये ब्रांस्टेड लोरिक क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। और दूसरा HCl गैस के साथ इसकी जो अभिक्रिया पहले H2SO4 के साथ हुई, अभी HCl गैस ये इसको ईथर अपने में घोल कर डाईएलिकल ऑक्सोनियम क्लोराइड बना लेते हैं। जैसे R2O ईथर है, HCl की उपस्थिति में रिएक्शन हुई तो R2OH और Cl एक डाईऑक्सोनियम साल्ट बन गया। HCl की डाईएथिल ईथर के साथ रिएक्शन कराई तो डाईएथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड नामक लवण बन गया। इसी तरह से नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों के साथ। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों को लुईस अम्ल बोलते हैं। तो ईथर लुईस क्षार की भांति कार्य करता है। खुद जो ईथर होता है वो लुईस क्षार की भांति कार्य करता है और जो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं वो लुईस अम्ल होते हैं। तो अपने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन युग्म की सहायता से उनके साथ उपसंयोजक बंध बना लेता है और उत्पाद को ऑक्सीनियम लवण कहते हैं। ऐसे जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है वह पदार्थ है BF3, AlCl3, RMgX, ये सब आदि लुईस अम्लों के साथ ईथर की रिएक्शन करेंगे। ईथर प्लस लुईस अम्ल हिंदी में उपसंयोजक संकुल बन जाएंगे। फिर RF से क्रिया करेंगे तो तृतीयक ऑक्सीनियम लवण बनाते हैं। इसकी रिएक्शन को यहाँ देखेंगे। ये ईथर है R2O, इसकी BF3 ये जो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है BF3 इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये R2O ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगी ऑक्सीजन और BF3 बना लेगी। इसी तरह से डाईएथिल ईथर इसकी BF3 से रिएक्शन होगी तो ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ईथरेट नामक कंपाउंड बन जाता है। तो ये सारी रिएक्शन इसकी लुईस अम्लों के साथ थी। और नेक्स्ट जो है वह रिएक्शन है CO बंध के विदलन के कारण अभिक्रिया। इसकी तीसरी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया थी रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ये जो रिएक्शन तनु H2SO4 की उपस्थिति में होती है, इसमें हम तनु H2SO4 या अतितृप्त भाप को उच्च दाब पर ईथर पर प्रभावित करते हैं तो इसमें एल्कोहल बन जाते हैं। जैसे ये एक ईथर है, इसका अतितृप्त भाप उच्च दाब पर डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में प्रभावित की तो ROH एक प्राइमरी एल्कोहल बन गया है। इसी तरह से डाईएथिल ईथर के साथ अगर इसका किया तो ये एथिल एल्कोहल बन चुका है। दूसरा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में
शांत H2SO4 की उपस्थिति में भी HX के साथ अगर हम अभिक्रिया करते हैं शांत, तो ये जो RORH है, तो इसमें इस तरह से एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट नामक कंपाउंड बन जाएगा। दूसरी इसकी रिएक्शन है रिएक्शन विद HX, हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ। यहाँ X बराबर आयोडीन और Br ब्रोमीन लेंगे, तो ईथर प्लस HX करेंगे तो RX बनेगा और एल्कोन बनते हैं। उदाहरण ROR और HX रिएक्शन करेंगे, RX एल्काइल हैलाइड बनेंगे, ROH एल्कोहल बन जाएंगे। डाईएथिल ईथर के साथ HI की रिएक्शन करी तो C2H5 एथिल आयोडाइड और एथिल एल्कोहल बन गया। और डाइल एथिल ईथर के साथ HBr की रिएक्शन कराएंगे तो एथिल ब्रोमाइड और एथिल एल्कोहल बन जाएगा। HBr या HI की अधिकता के साथ 573 के ताप पर, ये पहले इसकी सामान्य रिएक्शन थी। अब HBr या HI की अधिकता के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तब यदि इनकी HI या HBr की अधिकता ले लें तो डाईएथिल ईथर के साथ 373 पर एथिल आयोडाइड बन जाएगा, और एथिल ब्रोमाइड साथ की जाती है तो एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। इस तरह से इस विधि को जीसिल विधि कहते हैं। CH3O CH3 यहाँ आदि के लिए 2HI से रिएक्शन कराए जीसिल विधि, तो 2CH3I और H2 बाहर निकल जाएगा। इस जीसिल विधि का उपयोग मेताक्षी समूह के मात्रात्मक आकलन में किया जाता है, और ये अभिक्रिया SN1 या SN2 दोनों प्रकार से ही संपन्न होती है। इस क्रियाविधि को भी अपन देख सकते हैं। जैसे पहले SN2 क्रियाविधि, इसमें SN2 क्रियाविधि में पहले हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ईथर का प्रोटोनीकरण होगा, प्रोटॉन जुड़ेगा पहले, जैसे HX में ये H प्लस अलग हो गया, X माइनस बाहर निकल गया। अब जो एल्कोहल होता है उसमें H प्लस यानी कि प्रोटॉन जुड़ेगा, जिसको प्रोटोनीकरण रिएक्शन कहेंगे, और प्रोटोनीकृत ईथर बन जाएगा। ये R प्लस हो जाएगा, ऑक्सीजन प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। अब दूसरे नंबर के स्टेप में प्रोटोनीकृत ईथर पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा, तो ये जो प्रोटोनीकृत ईथर है X माइनस एक नाभिक स्नेही है, इसका आक्रमण हुआ तो RX बन जाएगा और एल्कोहल बन जाएगा। यदि HX की आधिक्य में हो तो उत्पाद के रूप में प्राप्त ROH HX से अभिक्रिया कर लेता है। हम HX के अगर आधिक्य बढ़ा देते हैं तो ये इस तरह से ROH प्लस HX ROH2 बन जाएगा, X माइनस और RX और H2 बना लेगा। ये थी SN2 क्रियाविधि। अब SN1 क्रियाविधि, ईथर का SN1 क्रियाविधि को हम इस तरह समझ सकते हैं। पहले HX का वो पहले आयनन होगा, H प्लस और X में टूटेगा, फिर वही प्रोटोनीकरण होगा। पहले ईथर का प्रोटोनीकरण हुआ, प्रोटोनीकृत ईथर बन जाएगा। फिर दूसरे स्टेप में कार्बोनियम आयन का बनना होगा, जो प्रोटोनीकृत ईथर है उसमें से R प्लस कार्बोनियम आयन बन जाएगा और एल्कोहल बन जाएगा। इसके लिए कुछ ध्यान देने योग्य बात, यदि मिश्रित ईथर ROR में R बराबर CH3 हो, R और डैश बराबर प्राथमिक या द्वितीयक हेलिकल समूह हो तो CH3X बनता है। इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने के लिए। जबकि अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। जैसे उदाहरण है CH3O CH3 में HX से रिएक्शन हुई तो CH3X और CH3CH ये तृतीयक एल्कोहल बन गया। एक और पॉइंट इसके लिए, यदि एक ही समूह में R बराबर CH3 तथा R डैश बराबर तृतीयक एल्कोहल हो तो मेथिल एल्कोहल बनता है और अभिक्रिया SN क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। इस तरह से ये एग्जाम्पल है लास्ट नीचे, जिसमें 3 मेथिल समूह है और HX से रिएक्शन होगी तो मेथिल एल्कोहल बन गया और तृतीयक ब्यूटाइल हैलाइड नामक कंपाउंड इसमें बन गया। तो ये अभिक्रिया की SN1 और SN2 क्रियाविधि के बारे में जानकारी हमने हासिल की। इसी तरह से नेक्स्ट इसकी रिएक्शन है चक्रीय ईथर से। चक्रीय ईथर से डाइहैलाइड का अणु प्राप्त होता है। ये एक चक्रीय ईथर है
और इसकी HIC रिएक्शन 150 सेंटीग्रेड पर करें तो ये एल्किल एरिल ईथर डाइहैलाइड ईथर का एक अणु मिल गया जिसमें 2 हैलोजन परमाणु जुड़ जाते हैं और चेन खुल जाती है। इसी तरह से एल्किल एरिल ईथर की HI के साथ अभिक्रिया, इसमें फिनोल और CH3 मेथिल आयोडाइड बनते हैं। जैसे ये है ईथर, इसकी HI के साथ रिएक्शन करी तो ये हमारा फिनोल बन गया और CH3I बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी अपचयन। सोडियम और द्रव अमोनिया की उपस्थिति में अगर इसका अपचयन करते हैं तो एल्केन और एल्केनॉल बनते हैं। जैसे ये डाइएथिल ईथर ले लिया, इसका अपचयन किया द्रव अमोनिया की उपस्थिति में तो ये एल्केन CH3 यानी एथेन बन गई, CH3 एथेन, और CH3CH2OH ये एल्कोहल बन गया। इसी तरह से CH3COCl से निर्जल LCl3 या ZnCl2 या MgCl2 की उपस्थिति में अगर ईथर की रिएक्शन CH3COCl से करते हैं तो एथिल एसीटेट प्लस एथिल क्लोराइड बनता है। ये हमारा एथिल ईथर है, इसकी CH3COCl से रिएक्शन करवा रहे हैं, निर्जल से ZnCl2 कोई सा भी अभिक्रमक लेंगे तो एथिल क्लोराइड और एथिल एसीटेट इस तरह से बन जाते हैं। इसी तरह से सेम एसिटिक एनहाइड्राइड से प्रोडक्ट वही बनेंगे, वही ZnCl2 की उपस्थिति में डाइएथिल ईथर से ये रिएक्शन होगी तो 2 मॉलिक्यूल एथिल एसीटेट के प्राप्त हो जाएंगे। ये इसकी नेक्स्ट रिएक्शन। अब इसकी ये चारों प्रकार की रिएक्शन खत्म हुई है। अब इसकी लास्ट में पढ़ेंगे अदर रिएक्शन ऑफ ईथर्स, ईथर्स की अन्य अभिक्रियाएँ। अन्य अभिक्रियाओं में सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया एक तो 398 और 423 के ताप पर एवं 500 ATM दाब पर उत्प्रेरक BF3 एवं जल की उपस्थिति में होती है तो इसमें एथिल प्रोपेनेट बनता है। ये रिएक्शन में दे रखा है और एथिल प्रोपेनेट जो बनता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करके, और दूसरी इसी की रिएक्शन है जिसे हम दहन कहते हैं, कम्ब्यूशन। इसमें डाइएथिल ईथर एक अत्यंत ज्वलनशील द्रव है, ये जल्दी जल जाता है। ये वायु में प्रकाशित ज्वाला के साथ भी जलकर CO2 तथा जल बनाता है, जिसकी रिएक्शन दे रखी है। डाइएथिल ईथर लिख दिया, 6 O2 ऑक्सीजन से साथ जल करके 4 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाता है। इसकी लास्ट रिएक्शन है, एक और रिएक्शन है निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। एथिल ईथर वाष्प को उत्प्रेरक एल्यूमिना की पर 653 ताप पर प्रभावित करने पर एल्कीन बन जाती है। जैसे ये डाइएथिल ईथर लिया, एल्यूमिना ली, 653 ताप लिया, जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि एथीन बन गई। और लास्ट में हम पढ़ेंगे ईथर के उपयोग। तेल, नंबर 1, तेल, वसा, रेजिन आदि के लिए उत्तम विलायक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं ईथर का। दूसरा, गिरनार अभिक्रमक बनाने में इसका उपयोग गिरनार अभिक्रमक बनाने में करते हैं तथा उदासीन विलायक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। थर्ड, सर्जरी में निश्चेतक के रूप में जो सर्जरी की जाती है मेडिकल में, उसमें बेहोश करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। चौथा, प्रशीतलन के रूप में इसका उपयोग ठंडक या फ्रीजिंग एजेंट के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। और लास्ट है इसका प्रबल आक्सीकारकों के रूप में, यानी कि अम्लीय K2Cr2 जैसे प्रबल आक्सीकारकों की उपस्थिति में इसका आक्सीकरण होकर के पहले एल्डिहाइड बनता है और अंत में एसिटिक अम्ल बन जाता है। जैसे डाइएथिल ईथर का अम्लीय K2Cr2 और शांत H2SO4 की उपस्थिति में आक्सीकरण किया तो एसिटेल्डिहाइड बन गया और फिर लास्ट में एसिटिक अम्ल बन गया। इस तरह से ये ईथरों की यहाँ पर संपूर्ण क्रिया खत्म हो गई। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।